Good morning, all. In yesterday's session, I have completed with the gratuity, and today's session, I will start with the leave encashment. And in today's session itself, I will complete with the retirement benefits. So let's get started with the leave encashment. So what do you mean by leave encashment? As per the service contract and discipline, normally every employee is allowed certain period of leave with pay every year. कि हर एक एम्प्लॉय को एक सर्टेन पीरियड ऑफ लीव विद पे एवरी ईयर अलाउड होती है एंड सच लीव में बी अवेल, वो लीव अवेल भी करी जा सकती है, उसे यह एक्यूमुलेटेड कर सकता है एम्प्लॉय. द एक्यूमुलेटेड लीव लाइंग टू द क्रेडिट ऑफ एन एम्प्लॉय मे बी अवेल सब्सिक्वेंटली और इन कैश्ड. जो एक्यूमुलेटेड लीव lying to the credit of an employee, either it can be availed or it can be encashed later. When an employee receives an amount for the waiving leave lying to his credit, such amount is known as leave salary encashment. अगर कोई एम्प्लॉई अपना अमाउंट मतलब अपनी लीव नहीं लेता है, वेव ऑफ करता है, उसके क्रेडिट में हो जाती है वो लीव्स, पे लीव्स, तो उस लेटर जब उस अमाउंट को वो लेता है, लेटर उस अमाउंट को वो एज अ लीव सैलरी इनकैशमेंट अवेल कर लेता है. तो इसका जो ट्रीटमेंट होता है ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है. अगर आपने लीव सैलरी इनकैशमेंट रिसीव ड्यूरिंग पीरियड ऑफ सर्विस ली है तो इट विल बी फुली टैक्सेबल. अगर ऑन टर्मिनेशन या रिटायरमेंट ली है, इट इज़ फर्दर सब डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स. फर्स्ट, इन द केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय. सेकेंड, अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय. In case of government employee, it will be fully exempt. In case of other employee, there is a calculation for exemption, which is as follows. First is rupees 3 lakh, leave salary actually received, 10 into average salary, and leave credit into average salary per month. इसमें से जो भी लीस्ट होगा आपको उसका एग्जम्पशन मिल जाएगा. अब इसमें मैंने लीव क्रेडिट एंड एवरेज सैलरी पर मंथ हाईलाइट किया है. तो इसका एक कैलकुलेशन होता है कि लीव क्रेडिट जो होगा आपको मिलेगा जितनी लीव अलाउड होंगी माइनस लीव टेकन विल बी योर लीव क्रेडिट एंड इनटू एवरेज सैलरी पर मंथ. और जो लीव अलाउड होती है आपको मैक्सिमम 30 डेज फॉर कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस. मैक्सिमम 30 डेज फॉर कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस. और जो एवरेज सैलरी होती है, एवरेज सैलरी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? इट इज़ बेसिक प्लस DA इन टर्म्स प्लस कमीशन, जो कि फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर होती है, बीइंग लास्ट 10th मंथ्स एवरेज सैलरी एंडिंग ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट. अब मैंने इसमें पहले कैलकुलेशन थी जिसमें बोला था कि आपको एक मंथ छोड़ना है. ठीक है, इसमें हम एवरेज सैलरी लेते थे ग्रेचुइटी में, तो उसमें आप जो एग्जैक्ट 10 मंथ्स नहीं लेते थे. जिस मंथ में पर्सन एम्प्लॉई जो है वो रिटायर हो रहा है उस महीने को छोड़कर उससे पहले के 10 महीने का एवरेज लेते थे. बट इसमें आपको एग्जैक्ट 10 मंथ एवरेज लेना है ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट का. इसमें एग्जैक्ट 10 मंथ्स एवरेज लेना है. मैंने इसलिए एक एग्जांपल लिया है. अगर एम्प्लॉय रिटायर हो रहा है 18 नवंबर 2018, देन 10 मंथ्स एवरेज जो होगा वो होगा पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 19 जनवरी 18 टू 18 नवंबर 18. तो ये एग्जैक्ट हो गया आपका एग्जैक्ट 10 मंथ होगा. उसमें कोई अब 18 नवंबर को हो रहा है बट लेकिन इन केस ऑफ ग्रेचुइटी हम नवंबर वाला मंथ छोड़ देंगे, हम अक्टूबर से 10 मंथ काउंट करेंगे. बट इन केस ऑफ लीव इनकैशमेंट हम इसे एग्जैक्ट 10 मंथ्स कैलकुलेट करेंगे जब वो रिटायर हुआ है. कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस जो होगा इसमें हम जो फ्रैक्शन है वो हम इग्नोर कर देंगे, चाहे आइदर 6 मंथ्स हो, 9 मंथ्स हो, 4 मंथ्स हो. जैसे एग्जांपल मैंने लिया है, एग्जांपल 10 years 9 months. 10 years 9 months विल बी टेकन एज 10 मंथ्स. उसे हम 10 मंथ्स की तरह काउंट करेंगे. इस पर राउंड ऑफ का कोई प्रोविज़न नहीं है. एक आपका ग्रेचुइटी में जहाँ एम्प्लॉय पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट में कवर होता है वहाँ आप अपर राउंडिंग ऑफ कर देते हो, और एक आपका रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन में अपर राउंडिंग ऑफ होता है कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस में. बाकी मोस्ट और केसेस में सब में एक फ्रैक्शन हम इग्नोर करते हैं इन केस ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट. एक अब इलस्ट्रेशन कर लेते हैं.
नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर है आपका 5। इलस्ट्रेशन नंबर 5, एक मिनट। हाँ, ये आपका ICI के स्टडी मैथ से है। यस, ये रहा आपका इलस्ट्रेशन नंबर 5 जो मैंने पूरा लिया है, जिसमें आपको पूरा कैलकुलेशन लीव सैलरी का जो भी कैलकुलेशन होता है वो आपको अंडरस्टूड हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। मिस्टर गुप्ता रिटायर्ड ऑन 1 December 2020 आफ्टर 20 years 10 months ऑफ सर्विस एंड रिसीव्ड लीव सैलरी ऑफ ₹5 लाख। उसे लीव सैलरी मिली 5 लाख की। अब इसमें देखिए 1 दिसंबर से वो रिटायर हुआ है आफ्टर 20 years 10 months। अब इसे हम 10 months हम इग्नोर कर देंगे फॉर द कैलकुलेशन पर्पस। बेसिक सैलरी 5,000 पर मंथ है। 1,000 वॉज इंक्रीज विद इफेक्ट फ्रॉम 1420 मतलब 2020। ठीक है, अब ये जो कैलकुलेशन है ये भी हमें ध्यान रखनी है इन केस जब हम लास्ट 10 मंथ्स का कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, डियरलेंस अलाउंस आपका 3,000 पर मंथ है, जिसमें 60% ऑफ विच इज़ फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। ठीक है, एक मिनट, एक चीज़ मुझे आपको इसमें आई थिंक बतानी रह गई है। एक मिनट, मुझे सैलरी वाला जो पॉइंट था इसमें, हाँ, इसमें एक चीज़ ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि डीए जो है सिर्फ इन टर्म्स वाला आएगा, पूरा डीए नहीं आएगा, डीए इन टर्म्स आएगा। सिर्फ आप जो बेसिक और डीए लेते हो ना, जो प्रॉपर वाला पूरा डीए लेते हो आप, जो एम्प्लॉय पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर होता है उसी में लेंगे। वैसे ज़्यादातर में आपका बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स प्लस कमीशन ही होता है। ठीक है, अब 60% ऑफ विच इज़ फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, तो इसका 60% ही हमें कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए लेना है। कमीशन 500 पर मंथ, मानेंगे टर्नओवर के हैं 500 पर मंथ है। बोनस है 1,000 पर मंथ। लीव अवेल ड्यूरिंग सर्विस 480 डेज। ही वॉज इंटाइटल टू 30 days लीव एवरीवेयर। हमने पढ़ा था कि 30 days लीव मिलेगी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट हिज टैक्सेबल लीव सैलरी अज्यूमिंग इज़ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो पूरी 5 लाख पे पूरा एग्जाम्पशन मिल जाएगा। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे उसे लीव सैलरी मिली है 5 लाख की। एग्जाम्पशन में हमने 4 स्टैट्यूटरी लिमिट्स पढ़ी हैं, जिसमें लीव सैलरी रिसीव आपका एक स्टैट्यूटरी लिमिट पड़ी है 3 लाख की, और 10 मंथ्स लास्ट 10 मंथ्स एवरेज सैलरी का, जो लास्ट 10 मंथ्स की हम एवरेज सैलरी लेंगे इंटू 10। ठीक है, और हम लीव क्रेडिट इंटू एवरेज सैलरी करेंगे। ठीक है, इसमें जो मेन इम्पॉर्टेंट है आपका लीव ड्यू वाला कैलकुलेशन है, बाकी इतना मुश्किल नहीं है। और एक हाँ, ये जो आपको 10 मंथ्स का सैलरी लास्ट 10 मंथ्स का जो आप कैलकुलेशन निकालेंगे ना, उसमें आपको वो इंक्रीमेंट वाला जो पॉइंट है कि 1,000 इंक्रीज़ थी, वो चीज़ का ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब चलिए पहले लेते हैं लीव सैलरी रिसीव जो आपको 5 लाख की हुई है। स्टैट्यूटरी लिमिट आपकी 3 लाख की है, बट ये वाला जो कैलकुलेशन है ये थोड़ा देखिएगा। लास्ट 10 मंथ्स सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स लेते हैं हम, एग्जैक्ट 10 मंथ्स जब पर्सन रिटायर हुआ है, लास्ट 10 मंथ्स जेन पर्सन गॉट रिटायर। ठीक है, हम यहाँ नवंबर से पूरा ले लेंगे। नवंबर से लास्ट 10 मंथ्स जाएगा आपका फरवरी से नवंबर तक। अब इसमें एग्जैक्ट डेट नहीं दे रखा, अगर हमें एग्जैक्ट डेट दिया होता, हमें लास्ट फर्स्ट डेट ही दे रखा, अगर बीच का कोई महीना दिया होता तो हम लास्ट वहीं से एग्जैक्ट 10 मंथ्स कैलकुलेट करते। ठीक है, तो इसमें फरवरी से नवंबर तक पूरा आपका लास्ट 10 मंथ्स हो गया, उसका आपने एवरेज ले लिया। अब इसमें देखिएगा कि इन्होंने 5,000 इंटू 8 किया, 4,000 इंटू 2 किया। पता ही क्यों किया है? अब इसमें देखिए, इसने बोला है कि 1 अप्रैल से आपका इंक्रीमेंट हो गया 1,000 का। 1,000 का आपका सैलरी, बेसिक सैलरी जो है आपका पे, जो बेसिक पे है वो आपका बढ़ गया है। तो हम मानेंगे जो 5,000 है ये इंक्रीज्ड वाला है, 1 अप्रैल 2020 से ये इंक्रीज्ड वाला है। तो मीन्स अगर ये इंक्रीज्ड है तो हमारा डिक्रीज्ड वैल्यू क्या होगी? 5,000 माइनस 1, 4,000 वैल्यू आपकी फरवरी वाले मंथ में रही होगी। ठीक है, फरवरी और मार्च, अप्रैल से आपका 5,000 हो गया, तो 5,000 इंटू 8 हो गया एंड 4,000 इंटू 2 हो गया। ठीक है, बेसिक प्लस डीए प्लस आपने 60% ऑफ
3000 इंटू 10 ले लिया, 60% ऑफ 3000 इंटू 10 ले लिया, ठीक है। अब 60% ये क्यों किया है, क्योंकि डी एन टर्म्स ही लेंगे। अब हम यहाँ पे कमीशन क्यों नहीं लिया, क्योंकि कमीशन टर्नओवर कमीशन लेते हैं, हम नॉर्मल कमीशन नहीं लेते। टर्नओवर हमें दे रखी होती है, उस पर कमीशन निकालना होता है, हम तो कमीशन भी इसमें कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने ये 60% ऑफ 3000 इंटू 10, क्योंकि हमें 10 मंथ्स का सैलरी का एवरेज करना है, फिर इंटू 10 करना है। 10 मंथ्स की सैलरी का एवरेज करना है, फिर देन इंटू 10 करना है, ठीक है। तो 60% ऑफ 3000 इंटू 10 किया, हमने इसका एवरेज किया, देन इंटू 10 कर दिया। बात हो गई कि ये पूरी कैलकुलेशन का 10 मंथ्स का एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स जो आपके आगे 66,000 आ गई, ठीक है। अभी आपका कैलकुलेशन हो गया। कैश इक्विवेलेंट ऑफ लीव स्टैंडिंग एट द क्रेडिट ऑफ द एम्प्लॉय बेस्ड ऑन द एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स मैक्सिमम 30 डेज पर ईयर ऑफ सर्विस। अब इसमें हमने पढ़ा था कि 30 डेज उन्होंने नहीं भी दिया था, हम 30 डेज ही कंसीडर करते, 30 डेज से ज़्यादा दिया था तो हमें 30 डेज ही कंसीडर करना था। तो अब मैंने बोला था कि लीव रेट का क्या होता है, लीव अलाउड माइनस लीव टेकन। लीव अलाउड 30 डेज फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, हम उसमें फ्रैक्शन इग्नोर कर देंगे। हम इन्होंने कितनी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस दी है, 20 ईयर्स ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस दी है, हम फ्रैक्शन इग्नोर कर देंगे। तो 20 इंटू 30 जो हो जाएगा वो आपका कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस हो जाएगा, माइनस उन्होंने कितना लीव लिया है, उन्होंने लीव 480 डेज़ का लीव अवेल किया है, तो 120 डेज़ आपका ये हो गया, ठीक है। इनटू अब क्या करते हैं, लीव पीरियड इनटू एवरेज सैलरी पर मंथ, एवरेज सैलरी पर मंथ। अब हमने 66,000 जो वैल्यू ये पूरा निकला है, ये सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ की है, ये सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स की है, पर एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स की है। बट ये 66,000 को हम डिवाइड बाय 10 करेंगे तभी तो 1 मंथ का आएगा। हमें पर मंथ का सैलरी चाहिए, ठीक है, हमें पर मंथ का सैलरी चाहिए, इसलिए हमने डिवाइड बाय 10 किया, ठीक है। और इनटू अब ये 10 है, ये मंथ में है, बट लेकिन जो आपने 120 डेज़ निकाले हैं ये तो डेज़ में है, इसे मंथ में पहले कर लिए, ठीक है। मंथ में हमने किया और मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगा हमारे पास आएगा 26,400। एक नॉर्मल मैथमेटिक्स है जो आपको करनी है, ठीक है। इन डेज़ दिया है उसे आपने मंथ में कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि आपके पास जो दूसरा वाला पॉइंट है या तो उसको डेज़ में कन्वर्ट कीजिए, उसको हम कर नहीं सकते तो ऑफकोर्स है उसको उसी को ही मंथ में कन्वर्ट कर लो। इनटू आपने उसको एवरेज सैलरी पर मंथ निकाल रही है, जो टोटल वैल्यू है 26,400, और इसलिए 26,400, 66,000, 3 लाख, 5 लाख, इसमें सबसे कम है आपका 26,400। हमने पढ़ा था उसमें से जो भी लीस्ट होगा वो हम लेंगे। अब ये लीस्ट है 26,400, तो 5 लाख माइनस 26,400, योर टैक्सेबल लीव सैलरी विल बी 473,600, 473,600, ठीक है। ये अब आपका हो गया लीव इनकैशमेंट। अब 2 पॉइंट आपके रह गए हैं। दो पॉइंट आपके रह गए हैं। फर्स्ट अब रह गया रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन एंड कंपनसेशन रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट। ऑल द पेपर में इतने आते नहीं हैं, बट कॉन्सेप्चुअली तो सिलेबस में है तो हमें करना ही है। रिट्रेंचमेंट मीन्स कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और सर्विस बाय एम्प्लॉयर। रिट्रेंचमेंट आपको निकाल दिया, मीन्स कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और सर्विस बाय द एम्प्लॉयर। इसका टैक्स ट्रीटमेंट होता है, एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय द वर्कर एट द टाइम ऑफ रिट्रेंचमेंट इज एग्जम्प्टेड टू द लोअर ऑफ फॉलोइंग। अब जो मैंने नीचे लिखा हुआ है इसका जो भी लोअर होगा अब उतना आपका एग्जाम्पशन आपको मिल जाएगा रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन में से। तो इसमें लिखा है फर्स्ट आपको लोअर ऑफ द फॉलोइंग में अमाउंट कैलकुलेटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। अब इनकी और 5 लाख लोअर ऑफ द फॉलोइंग, मैक्सिमम लिमिट 5 लाख तक की है। अब मैंने इसमें एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 3 मंथ्स को हाईलाइट कर रखा है और कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस को भी हाईलाइट कर रखा है। तो एवरेज सैलरी जो होगा आपका बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स प्लस कमीशन परसेंटेज टर्नओवर होगा। इसमें भी टर्म्स है, ज़्यादातर कैलकुलेशन में इन टर्म्स लेंगे आप। सिर्फ एक पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी और पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी वाला जिसमें एम्प्लॉय कवर था उसको छोड़कर
कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस में अपर राउंड ऑफ करेंगे इन केस ऑफ फ्रैक्शन, इसमें हम अपर राउंड ऑफ करेंगे। अपर राउंड ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट वाला एम्प्लॉय में कवर होता है और इन केस ऑफ रिटेंचमेंट कंपनसेशन वाले पॉइंट में कवर होता है। ठीक है, एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 3 मंथ्स, वही लास्ट 3 मंथ्स की एवरेज सैलरी करेंगे जैसे हमने ऊपर निकाली थी, प्लस कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस करेंगे। ठीक है, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस में हम अपर राउंड ऑफ कर देंगे, अगर 10 ईयर्स 8 मंथ्स दे रखा है तो 11 ईयर्स कर देंगे। ठीक है, और एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स वैसे ही रखेंगे, जैसे हमने ऊपर कैलकुलेट किया वैसे हम लास्ट 3 मंथ्स का एवरेज निकाल लेंगे। इसका मैं क्वेश्चन नहीं करवा रही हूँ कि इतना ये आता नहीं है, आप बुक से एक बार स्टडी मैथ से देख सकते हैं। कंपनसेशन रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट, जो कंपनसेशन रिसीव्ड है एट द टाइम ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट जो है आपका लमसम पेमेंट और अदरवाइज रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट वुड बी टैक्सेबल एज प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी। ठीक है, ये वॉलंटरी रिटायरमेंट आपने कंपनसेशन लिया, वॉलंटरी रिटायरमेंट हुआ उस टाइम पे आपने कंपनसेशन लिया, वो इसके अंदर कवर होगा। हाउएवर एग्जाम्पशन आपको गिवन है इसमें पर, लेकिन कुछ कंडीशंस है। देखिए थियोरेटिकल पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है ये, उतना आपका प्रैक्टिकल में उतना नहीं आता, बट थ्योरी में एमसीक्यूज़ में आ सकता है, और नेवर नो प्रैक्टिकल्स में भी आपको दे दें तो यू कांट लीव इट। सो एलिजिबल अंडरटेकिंग्स, जो एम्प्लॉय ऑफ द फॉलोइंग अंडरटेकिंग्स आर एलिजिबल फॉर एग्जाम्पशन, जितनी एम्प्लॉय ऑफ द फॉलोइंग अंडरटेकिंग्स के एम्प्लॉय को एग्जाम्पशन एलिजिबल होंगी, उसमें कवर होगी फर्स्ट पब्लिक सेक्टर कंपनी, कोई एनी अदर कंपनी, कोई अथॉरिटी इस्टेब्लिश्ड हुई है सेंट्रल स्टेट और प्रोविंशियल एक्ट में, कोई लोकल अथॉरिटी, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोई यूनिवर्सिटी जो इनकॉर्पोरेटेड हुई अंडर सेंट्रल स्टेट और प्रोविंशियल एक्ट में, एंड इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर टू बी यूनिवर्सिटी बाय द यूजीसी, कोई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सच इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ, कोई स्टेट गवर्नमेंट का, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का, कोई एन इंस्टीट्यूशन हैविंग इंपॉर्टेंस थ्रू आउट इंडिया और एनी स्टेट और स्टेट्स एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई इन द ऑफिशियल गैजेट। ये एलिजिबल अंडरटेकिंग्स होंगी जो एम्प्लॉय ऑफ द फॉलोइंग अंडरटेकिंग्स है एलिजिबल फॉर एग्जाम्पशन, जिनके एम्प्लॉयज़ को एग्जाम्पशंस मिलेगी अंडर द वीआरएस। ठीक है, अब इसमें गाइडलाइंस है वो मैं एक बार स्टडी मैथ से ले लेती हूँ। वेट देखिए, ये गाइडलाइंस दे रखी है अंडर रूल 2BA। ठीक है, ये कुछ गाइडलाइंस होती हैं जो फॉलो करनी होती हैं। स्कीम वीआरएस मस्ट बी एप्लीकेबल टू ऑल एम्प्लॉयज़ अदर देन डायरेक्टर हु हैव आइदर completed एज ऑफ 40 years और हैज़ completed 10 years ऑफ सर्विस, एंड दिस कंडीशन इज however नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ एम्प्लॉय फॉर पब्लिक सेक्टर कंपनी। ये एमसीक्यू में डाल सकते हैं आपको। दिस condition is however not applicable in the case of an employee of a public sector company. Such scheme must be framed to reduce the number of employees. It must be framed to reduce the number of employees. The vacancy caused by VRS is not to be filled up. जो retiring employee is not to be employed in any other company or concern belonging to the same management. अभी जो कंपनसेशन वाला अमाउंट है मैं अभी कैलकुलेशन बताऊंगी, उसमें कवर कर दूंगी वाला पॉइंट। ठीक है, अब उस पर आपके इसमें चलते हैं नोट्स में। इसमें एग्जाम्पशन है आपकी लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड एज पर गाइडलाइंस, जो आपने गाइडलाइंस पढ़ी उसके हिसाब से जो एक्चुअल अमाउंट मिला 5 लाख, 3 months सैलरी इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, लास्ट ऑन सैलरी इंटू रिमेनिंग मंथ्स लेफ्ट ऑफ सर्विस। ठीक है, इसका मैं क्वेश्चन करा दूँ, आई थिंक करा देती हूँ, कुछ आई थिंक मुश्किल नहीं है इसमें। कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस में आप फ्रैक्शन इग्नोर करेंगे, बेसिक प्लस DA टर्म्स है प्लस कमीशन है। चलिए देख लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए VRS का।
देख लेते हैं इसमें अगर आपको वीआरएस का क्वेश्चन है। ये लीव इनकैशमेंट हो गया, ग्रेच्युटी, एक मिनट, हाँ इसमें हम देख लेते हैं क्वेश्चन कवर है। हाँ ये देखते हैं, ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है। हाँ, इलस्ट्रेशन 9 है, ICI स्टडी मैट। Mr. Datta received voluntary retirement compensation of rupees 7 lakh after 30 years 4 months. 4 months ignore करना है while calculation. He still has 6 years of service left, and at the time of voluntary retirement he was drawing basic salary 20,000 per month. DNS allowance है which is forms part of salary 5,000 per month है, हम DN terms लेना है while calculation. Compute his taxable voluntary retirement compensation assuming that he doesn't claim any relief under section 89. इसमें रिलीफ का भी 89 सेक्शन सेपरेट है, सैलरी से जुड़ा हुआ है बट सेपरेट है CM इंटर में। तो वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन का कैलकुलेशन आपका कुछ इस तरह होगा। आपने कैसे, एक्चुअली आपका स्टैट्यूटरी लिमिट है 5 लाख का, कितनी आपने कंपनसेशन रिसीव करी, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस की इंटू 3 मंथ सैलरी, और फोर्थ है आपका लास्ट ऑन सैलरी इंटू रिमेनिंग मंथ्स ऑफ सर्विस लेफ्ट, रिमेनिंग मंथ्स ऑफ सर्विस लेफ्ट, ठीक है। अब हमें कंपनसेशन रिसीव ले लेते हैं। हमें 7 लाख का कंपनसेशन मिला, ठीक है। एग्जाम्शन हमें एक्चुअली 7 लाख की मिली। स्टैट्यूटरी लिमिट जो है हमारी 5 लाख की है ऑलरेडी। 3 मंथ सैलरी हमने ले ली, 20,000 हमारा बेसिक पे है। DA इन टर्म्स हम जो हमें पूरा ही पूरा इन टर्म्स है 5,000 का, 3 मंथ 3 किया एंड इनटू कंप्लीटेड ईयर में हम फैक्शन इग्नोर कर देंगे इनटू 30 ईयर्स, 22,50,000। लास्ट ऑन सैलरी इनटू रिमेनिंग मंथ्स ऑफ सर्विस लेफ्ट, तो हमें तो 6 ईयर्स दे रखे हैं, तो 6 ईयर्स को मंथ्स में कन्वर्ट कीजिए, 12 इंटू 6 कर देंगे, ठीक है। प्लस आपका जो लास्ट ऑन सैलरी में आएगा आपका बेसिक प्लस DA आ जाएगा, कमीशन इसमें दे नहीं रखा तो बेसिक प्लस DA 20,000 प्लस 5,000 आ जाएगा विच इज़ 18 लाख। इसमें से जो लीस्ट होगा, लीस्ट आपका 5 लाख तक है, तो रिमेनिंग 2 लाख विल बी टैक्सेबल वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन, ठीक है। आई थिंक दिस कंप्लीट्स विद द रिटायरमेंट बेनिफिट्स। अगर आप, मैं सोच रही हूँ कि एक बार अगर इतना ही करा दिया है तो रिट्रेंचमेंट का भी क्वेश्चन करा ही देती हूँ। आई थिंक आपको और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। वेट, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, मुझे लगता है थ्योरी से चीज़ें पूरी तरीके से क्लियर होती नहीं हैं, तो करा रहे हैं तो अच्छे से करें। वेट, हाँ, रिट्रेंचमेंट, वॉलंटरली हो गया, प्रॉफिट्स, एक मिनट मुझे, इसका चलो एक क्वेश्चन हम कर ही लेते हैं, अगर इसमें दे रखा होगा तो, क्योंकि ज़्यादा आता नहीं है तो आई थिंक VRS का ही क्वेश्चन दे रखा है। आई थिंक रिट्रेंचमेंट का भी क्वेश्चन नहीं दे रखा, सॉरी कोई क्वेश्चन है नहीं। मुझे
सॉरी कोई क्वेश्चन है नहीं, तो आई थिंक उसके लिए इतना ही तक कर लेते हैं। एक बार आप अपने स्टडी आईसी में स्टडी मैथ्स से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें एक दो क्वेश्चन होंगे, इसमें आपका कोई आई थिंक रिटेंचमेंट पे कोई क्वेश्चन नहीं दिख रहा मुझे, ठीक है। सो दिस कवर्स विद द रिटायरमेंट बेनिफिट्स and in next session I will start with the allowances, which is also important part in the salary calculation. So मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।